नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे होंगे किसी भी विषय के साथ, तो आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका कॉमन पेपर होता है जिसको आप जनरल पेपर बोलते हो, और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जिस किसी भी विषय में आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है उसी से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट में उसके सिलेबस को बांटा गया है। उसमें से एक यूनिट है जिसका नाम है पॉलिटी एवं हायर एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, जो UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड है। तो यदि आप हायर एजुकेशन पे तैयारी करना चाहते हैं, उससे जो सवाल पूछे जाते हैं अमूमन हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल, जितनी बार आप UGC नेट का एग्ज़ाम दोगे हर एक बार आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर का सवाल उठाकर देख सकते हैं, वहाँ आपसे हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो उसकी तैयारी के लिए हम लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था के लिए उठाए गए डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज के बारे में पढ़ना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंग्रेज़ों के द्वारा उठाए गए डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज के बारे में, जिन्होंने भारत के शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा उठाया गया था। तो हमेशा की तरह आप हमारे साथ लिखते चलेंगे ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाए और आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सके। लिखने से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे हमारे साथ चीज़ों को समझने की। मैं कोशिश करूँगा एक एक करके बारी बारी से सभी को डील करने की। जो भी महत्वपूर्ण आयोग हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं जिनके लिए आपसे केवल डेट पूछे जाते हैं तो उनके लिए मैं केवल डेट बता दूँगा। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू होता है 1757 से। यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेज़ जब भारत चल करके आते हैं तो 1757 में वो पहली राजनीतिक लड़ाई जीतते हैं, जिसको प्लासी की लड़ाई कहते हैं आप। उसके बाद वो दूसरी राजनीतिक लड़ाई जीतते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद दोस्तों एक चीज़ तय हो जाता है, और वह यह कि भारत पर आगे आने वाला समय में कौन रूल करने वाला है। तो वो ब्रिटिशर्स करने वाले थे। तो जब ब्रिटिशर्स राजनीतिक रूप से हमारे यहाँ सत्ता कायम कर लिए, तब उन्होंने सोशल कंट्रोल के लिए हमारे यहाँ संस्था का निर्माण करना शुरू किया, जिसमें आप देखोगे कंप्लीट रूप से पाश्चात्य शिक्षा का वो लोग प्रसार करने की कोशिश करते हैं। इवन कि आज हम लोग जिस संस्था में पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट रूप से वेस्टर्नाइज है, वहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। यहाँ तक कि जब अब मैं रिसर्च की किताबें पढ़ता हूँ तो वो हिंदी माध्यम में उपलब्ध भी नहीं है, हमको अंग्रेज़ी में ही पढ़ना पड़ता है। तो आप आइए अब हम लोग सफ़र शुरू करते हैं। हमारी सफ़र की शुरुआत होगी 1781 से, और हम लोग अंत करेंगे 2020 के नई शिक्षा नीति पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आज का पहला फैक्ट है आपके लिए, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। आपसे सवाल यह पूछा जाएगा 1781 में किसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन में 4 दिए रहेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। यह कलकत्ता में लोकेटेड था, चूँकि इसका नाम ही है कलकत्ता मदरसा। और इसके में याद रखना यह है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि 1784 में, आप देखो कि 1781 में जब ये लोग मदरसा की स्थापना कर लिए तो मदरसा में इस्लामिक एजुकेशन को ये लोग पढ़ाएंगे। तो जब अब इनको हिंदू एजुकेशन को ही पढ़ाना है तो 1784 में, यानी 3 साल बाद, ठीक है, इसमें यदि आप 3 ऐड कर देते हो तो 3 साल बाद ये लोग एक नए सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कहाँ में? वो भी बंगाल में, जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, इसकी स्थापना, इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वह हैं विलियम जोन्स। तो आपसे सवाल आ सकता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1784 में। दूसरा सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। आ गए हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट है 1791 में जोनाथन डंकन, ठीक है, जोनाथन डंकन एक शिक्षाविद थे जो उत्तर प्रदेश में थे उस समय। ठीक है, तो जोनाथन डंकन ने एक बनारस संस्कृत कॉलेज खोला। तो उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उस समय। हालांकि इतना डीपली सवाल आपसे पेपर 1 में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आप UGC नेट हिस्ट्री से कर रहे हैं तैयारी तो आप मेरे साथ साथ उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। 1791 में ये उत्तर प्रदेश के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, और यह 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खुलवाते हैं।
तो आपसे सवाल आएगा कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1791 में। किनके द्वारा की गई? तो जोनाथन डंकन के माध्यम से। आगे आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। पहला सवाल आपसे आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ में है? तो कोलकाता में है, वो अभी भी बना हुआ है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? तो लॉर्ड बेलेस्ली ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1800 ईस्वी में। किसके लिए करवाई थी? दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेस्ली ने उन लोगों के लिए करवाया था जो लोग सेना में सेवा नहीं दे रहे थे, जो असैनिक अधिकारी थे, तो उनके बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला जो उन्होंने प्रस्ताव लाया, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाया, वह था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट की बहुत ही प्रशंसा की जाती है भारत में। आप देखोगे कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब भारत की शिक्षा व्यवस्था पे प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च ब्रिटेन की सरकार, यानी उस समय की भारत की सरकार खर्च करेगी भारतीयों पे। तो आपसे सवाल आ सकता है कि 1813 का चार्टर एक्ट में कितने लाख रुपया की बात की गई थी? तो 1 लाख रुपये प्रति साल। उसके साथ साथ याद रखो कि 1813 का चार्टर एक्ट को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, वो सवाल पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो 1813 का चार्टर एक्ट का कहा जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट है एंग्लो ओरिएंटलिस्ट डिबेट। अंग्रेजी में इसको बोला जाए तो बोलेंगे अंग्रेजी प्राच्य विवाद। ठीक है, पाश्चात्य और पूर्व। ठीक है, दो तरीके के लोग हैं, एक अंग्रेजी बोलने वाले और एक ओरिएंटलिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो देसी भाषा को बोलते हैं, जो हिंदी को बोलते हैं। तो एक टाइम आता है 1813 के एक्ट आने के बाद हमारे यहाँ एक विवाद छिड़ जाता है, और वह विवाद होता है दो लोगों के बीच, दो समूहों के बीच। एक समूह हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों का होता है, और एक समूह वैसे लोगों का होता है जो पाश्चात्य शिक्षा से ज़्यादा प्रभावित थे। यानी कि एक समूह अंग्रेजी को प्रमोट करना चाहता है, दूसरा समूह हिंदी को प्रमोट करना चाहता है, जो भारत का लोकल लैंग्वेज है, जो देसी भाषा है। ठीक है, इसी को ख़त्म करने के लिए मैकॉले को बुलाया जाता है, और मैकॉले लास्ट में जाकर के 1835 में एक स्मरण पत्र जारी करता है, और इसमें वह मैकाले क्या करता है? मैकाले अंग्रेजी दल वाले का, ठीक है, जिसको आंग्ल दल बोलते हो आप हिंदी में, आंग्ल दल का वो समर्थन करते हैं, यानी वैसे ग्रुप को समर्थन करते हैं जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में थे। तो आपसे सवाल आ सकता है कि मैकाले था किसका समर्थक था, आंग्ल दल का या प्राच्य दल का? तो आप टिक करोगे आंग्ल दल का समर्थक था। ऑब्वियस सी बात है, मैकाले अंग्रेज था। तो मैकाले ने यहाँ पर एक बात कही, और वह यह कहा कि 2 फरवरी 1835 को उन्होंने एक स्मरण पत्र जारी किया, और उसमें कई तरह की सिफारिशें की थी, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा पे इन्होंने बल दिया था। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्लियर है। तो सवाल आपसे आएगा कि मैकाले मिनट कब आया था टिक करने के लिए, मिलान करने के लिए? तो ध्यान रखना 1835 आया तब तो ठीक है, यदि उससे और ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है तो ये भी ध्यान रखना कि 2 फरवरी 1835 को आया था। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, और इसका एक सिद्धांत है बी प्रवेशन सिद्धांत, जिसको आप अंग्रेजी में इनफिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का इजाद मैकाले मिनट के बाद हो रहा है। यहाँ तक कि इस थ्योरी का जनक आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो वो लॉर्ड मैकाले ही थे। अब एक सेकंड, आप 1 मिनट में समझे कि बी प्रवेशन सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, वो क्या था। तो दोस्तों, मैकाले ने सोचा कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए, एक ऐसा समूह तैयार किया जाए लोगों का जो मानसिक रूप से, ठीक है, जो मानसिक रूप से यूरोपीय हो जाएं और शारीरिक रूप से वो भारतीय रहें। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया, और इन्होंने कहा कि भारतीय समाज के संभ्रांत लोगों को, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो कुलीन वर्ग लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको बुला करके अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए, और उनके माध्यम से शिक्षा छन छन करके, जैसे आप चाय जब छानते हो तो छन्नी के माध्यम से चाय नीचे गिर जाता है और गाद ऊपर रह जाता है। तो मैकाले ने उसी थ्योरी का इजाद किया कि मान लीजिए कि ऊपर अमीर वर्ग के लोग हैं, तो यदि आप इनको पढ़ा देते हैं और यहाँ पर अंग्रेज हैं सबसे ऊपर और यहाँ पर जनसाधारण है, तो मैकाले ने कहा कि यदि इस अमीर वर्ग को पढ़ाते हैं तो पहली बात कि हमारे लिए मीडिएटर का काम करेगा, दूसरी बात कि इसी के माध्यम से शिक्षा
नीचे वाले लोगों के पास भी चला जाएगा। लेकिन मैकॉले का ये थ्योरी कंप्लीट रूप से फेल हो जाता है, नीचे की ओर नहीं जाता है और भारत के समाज में एक और बड़ी खाई पैदा हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी थ्योरी को इतिहासकारों ने बी प्रवेशन सिद्धांत, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहा है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, 1854 का वुड डिस्पैच। तो 1835 के बाद डायरेक्ट कोई लाया गया आयोग, कोई प्रस्ताव, तो वह था वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में लाया गया था। तो वुड डिस्पैच की अध्यक्षता खुद वुड कर रहे थे, चार्ल्स वुड इनका नाम है। कब आया था? तो 1854 में आया था। अब जब यह प्रस्ताव आया दोस्तों, तो इससे पहले आप देखो कि मैकॉले ने अंग्रेजी का समर्थन किया है, आंग्ल दल का। तो जब यहाँ पर भी आएगा तो वुड डिस्पैच में सिफारिश किया जाता है कि ब्रिटिश के जहाँ जहाँ मेन प्रोविंस है, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उनके मेन प्रोविंस हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि इन प्रोविंस में एटलीस्ट विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाए। तो आप देखो कि 1857 में, मार्कर खत्म हो गया शायद, चलो कोई नहीं दिखेगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलना। 1857 में वुड डिस्पैच के सिफारिश पे, ठीक है, सवाल दो तरीके से आ सकते हैं। पहला, वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में। दूसरा सवाल आएगा, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। क्यों हुई थी? यदि सवाल और आगे बढ़ा कर दिया जाए तो बोला जाएगा कि किस आयोग के माध्यम से या किस प्रस्ताव के सिफारिश के आधार पर कलकत्ता, बम्बे एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आप बोलोगे कि वुड डिस्पैच के सिफारिश के आधार पर 1857 में अंग्रेजों के 3 मुख्य प्रांत कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। क्लियर है? आगे सवाल क्या आ सकता है, ये लोग और आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है या निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में जब इसकी स्थापना हो रही है 1857 में और आज 2020 तक, ये तीनों में से कोई भी विश्वविद्यालय कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था। अभी भी ये तीनों के तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, एक मद्रास यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसको मुंबई विश्वविद्यालय के नाम से आज जाना जाता है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। एक सवाल और आ सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वेस्ट बंगाल में कौन ऐसा विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो वो इकलौता विश्वविद्यालय, उसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि शांति निकेतन के नाम से पहले जाना जाता था, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1916-17 में। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग। 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग लाया गया। ठीक है, 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग लाया गया। आपसे सवाल सिर्फ इतना आता है कि 1882-83 में अंग्रेजों ने किस आयोग की स्थापना की थी? तो वो हंटर शिक्षा आयोग था। ठीक है, वो क्या था? हंटर शिक्षा आयोग था। क्लियर है? मिलान करने के लिए आएगा, बस आप इतना याद रखना पेपर 1 में, इससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ने वाला है। आगे आते हैं। उसके बाद भारत में पहली बार इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, जिसको हिंदी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कहते हैं। सवाल आपसे आएगा कि भारत में पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो वो 1904 में आया था। इसमें सिर्फ आप इतना ही याद रखें, कब आया था? तो 1904 में आया था। क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 21 फरवरी 1913 का सरकारी प्रस्ताव। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें। 1904 में जब विश्वविद्यालय आया, विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक, उससे पहले हमारे यहाँ कई विश्वविद्यालय का निर्माण हो चुका है। तो आप ध्यान देना कि इससे पहले 1906 में हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है? पहला, मुस्लिम लीग का स्थापना हो रहा है। दूसरी बात, उसी समय एक शैक्षणिक क्रांति होती है, और वो क्या होती है? बड़ौदा के गायकवाड़ जो होते हैं उस दौर के, वो अपने प्रांत के लोगों के लिए, प्रांत के बच्चों के लिए, प्रांत के छात्रों एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव लाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे प्रांत में जितने भी छात्र हैं अब उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो उस दौर के जो हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं, उनमें सबसे शुमार नेता का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु होते हैं। जब गांधी जी अफ्रीका से चल कर आएंगे 1915 में, तो उनको राजनीतिक परिदृश्य में यहाँ लाने के लिए, जैसे लॉन्च करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा
कि अब जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने वैसा प्रस्ताव पारित किया तो गोखले बॉम्बे से थे, तो गोखले ने बॉम्बे काउंसिल में अंग्रेज़ों के सामने यह प्रस्ताव उठाया, यह मुद्दा उठाया कि यदि बड़ौदा के गायकवाड़ इस तरीके का प्रपोजल ला सकते हैं तो क्यों नहीं अंग्रेज़ पूरे ब्रिटिश भारत में यानी पूरे भारत में इस तरीके का प्रस्ताव ला करके बच्चों को, जनसाधारण को शिक्षा दें। तो इसीलिए गोखले की बात मान करके 21 फरवरी 1913 को एक सरकारी प्रपोजल लाया जाता है। हालांकि इसमें कंप्लीट रूप से गोखले की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रलोभन दी जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है सैडलर आयोग 1917 से लेकर के 1919। अब आप देखो कि जब वुड डिस्पैच के सिफारिश के आधार पे 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने थे, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय को स्पेशली चेक करने के लिए उस समय का कलकत्ता विश्वविद्यालय आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इतने बड़े एरिया को अकेले कवर कर रहा था। ठीक है, तो आप देखो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का एरिया सबसे बड़ा था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस तरीके के पढ़ाई हो रहे हैं, अध्यापक को वेतन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, क्या क्वालिटी एजुकेशन है, क्या टीचर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, या क्या जिस तरीके से जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसका आउटकम भी आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जांच करने के लिए 1917 में एक फेमस एजुकेशनिस्ट होते हैं जिसका नाम है M.E. सैडलर, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसको आप सैडलर आयोग के नाम से जानते हो। सवाल यह आ सकता है कि किस विश्वविद्यालय के समीक्षा करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी, तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था। कब की गई थी? तो 1917 से लेकर 1919 में। ठीक है, चलो क्लियर है। अब ध्यान रखना है कि इस समय गांधी जी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, इंडिया में आ चुके हैं। 1917 में हमारे यहाँ क्या हो रहा था? चंपारण सत्याग्रह, जो बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा एजुकेशन अंडर डायरकी एडमिनिस्ट्रेशन, और यह 1919। अब आप एक चीज़ समझो, कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है, आप रट्टा नहीं मारना। सबसे पहली बात कि जब हमारे यहाँ द्वैध शासन लागू किया गया तो वो पहली बार बंगाल प्रांत में किया गया था। द्वैध शासन क्या होता है, 1 मिनट में मैं समझाता हूँ। द्वैध शासन वो होता था जब कोई हमारे यहाँ देसी राजा थे, देसी रियासत जो थी, उनके यहाँ उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि होता था, और उस संधि में कहा जाता था कि आपका बाह्य मामला, मतलब कि आपके जो फॉरेन अफेयर्स हैं बगल वाले राज्य के साथ, बगल वाले कंट्री के साथ, उसकी जिम्मेवारी अंग्रेज़ों की होगी। उसके साथ साथ आप अपने किले में कितने सेना रखेंगे, ये सारी जितने भी क्रियाएं हैं इन सारों की समीक्षा अंग्रेज करेंगे, वो उनके हाथों में होगा। और साथ ही साथ आपके महल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो आपके आंतरिक प्रशासन है वो आप खुद से डील कर सकते हैं। ऐसा अंग्रेज़ों ने संधि पे सिग्नेचर करके देसी रियासत के साथ रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि प्रशासन में 2 लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया। एक, चूँकि आप जानते हो कि प्रशासन के 2 रूप हैं, पहला बाह्य और दूसरा आंतरिक। तो आंतरिक प्रशासन राजा के अधीन है, बाह्य प्रशासन अंग्रेजों के अधीन है, तो इसी को बोला गया द्वैध प्रशासन। ठीक है, प्रशासन में 2 लोगों का आवागमन, 2 लोगों का प्रवेश। ठीक है, तो ये द्वैध प्रशासन पहली बार बंगाल के नवाब के यहाँ लाया गया। ठीक है, तो जब बंगाल में लाया गया उसके बाद 1919 में हमारे यहाँ एक एक्ट आया जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। उसी को आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जो 1919 में ही आया, तो उसी का दूसरा नाम है। तो उस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे आ सकता है कि भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से भारत के सभी प्रांतों में, ठीक है, भारत के सभी प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। तो जब द्वैध शासन लागू कर दिया गया तो अंग्रेज़ों ने शिक्षा से अपना हाथ को अलग कर लिया। वो प्रांत की जिम्मेवारी दे दी कि आप किसी भी तरीके से अब शिक्षा पे खर्च वहन कीजिए, ये आपका काम है। पहले क्या होता था, सेंटर यानी कि ब्रिटिश सरकार, जो गवर्नर थे, वो पैसे खर्च कर रहे थे, अब प्रांतों को जिम्मेवारी दे दी गई। ठीक है, तो उस दौर में किसी भी तरीके से
ठीक है, किसी भी तरीके से कुछ देसी लोग, कुछ भारतीय लोग काम कर रहे थे, उनके मदद से, और कुछ अच्छे गवर्नर जनरल थे हमारे यहाँ, कुछ लेफ्टिनेंट थे छोटे मोटे, वो सारे अपने पर्सनल अप्रोच से इस दौर में किसी भी तरीके से शैक्षणिक व्यवस्था को चलाते हैं, उसके विकास के लिए थोड़ी बहुत से काम करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वो समझना था द्वैध शासन वाला। आगे आते हैं, अगला पॉइंट है हार्टोग कमेटी 1929 में लाया गया। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ याद रखो कि 1929 से पहले, ठीक है, 1929 से पहले यहाँ पर इस वाले फेज में, ठीक है, 1913 से लेकर के 1929 का बीच का जो फेज है, उसमें 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। भारत के जो मेन प्रांत होते हैं वो 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें से कौन कौन है, आज का ढाका विश्वविद्यालय, ठीक है, आज का पटना विश्वविद्यालय, आज का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बाद BHU, ठीक है, ये सारे यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय में की जाती है, आज का लखनऊ विश्वविद्यालय भी, ठीक है। तो ये 7 विश्वविद्यालय और एक मैसूर, ठीक है, तो 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1916 से लेकर के 1929 के बीच का फेज, ठीक। फिर 1929 में आता है हार्टोग कमेटी, जो उन सारे जितने विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी उनके जांच करने के लिए, ठीक है। 1929 में हार्टोग कमेटी किस लिए लाया जाता है, क्योंकि 1929 से पहले भारत के 7 बड़े प्रांत में, ठीक है, 7 नए विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो उन्हीं के क्रियान्वयन के जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, हार्टोग कमेटी 1929 में, जैसे सैडलर आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय के जांच के लिए किया गया था। क्लियर है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्धा योजना, ठीक है। वर्धा योजना से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। वर्धा योजना 1937 में लाया गया था, ठीक है। अब वर्धा योजना किस पर आधारित था, तो आप इससे पहले समझो कि अक्टूबर 1937 में कांग्रेस जो हमारे यहाँ उस समय की संस्था थी, पार्टी जो थी, आज वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, उस समय वाली कांग्रेस जो हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो उस कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था। तो अक्टूबर 1937 में उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा नाम की एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, और उस समय गांधी जी वर्धा में ही रह रहे थे, महाराष्ट्र में ही रह रहे थे। तो उस अक्टूबर 1937 में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। उस प्रस्ताव पारित किया जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्धा प्रस्ताव में या वर्धा सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में जो प्रस्ताव पारित किया गया था शिक्षा से संबंधित, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रपोजल को वर्धा कॉन्फ्रेंस में पास करते हैं। वो उस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रपोजल में जो बातें की जाती है उसका आधार रहता है गांधी जी चूँकि 1931 में एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम होता है हरिजन। तो हरिजन नाम के पत्रिका में गांधी जी अपने विचारों को लिखते रहते हैं। तो उन्हीं के, गांधी जी के हरिजन नाम की पत्रिका के विचारों के आधार पर एक शिक्षा व्यवस्था, एक शिक्षा प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको आप वर्धा योजना के नाम से जानते हो। तो सवाल आपसे थोड़ा सा डीपली हो जाए तो आपसे पूछ सकता है कि वर्धा योजना में जो शिक्षा प्रस्ताव की बात की गई थी उसका मुख्य आधार क्या था, तो गांधी जी द्वारा हरिजन नाम की पत्रिका में लिखे गए लेख उनके मुख्य आधार थे। आगे आते हैं। इसमें बात की क्या की गई थी, बात ये की गई थी कि इन्होंने मातृभाषा पे ज़्यादा जोर दिया था। और ध्यान रखना, यहाँ मातृभाषा का अर्थ है हिंदी से, ठीक है। हमारे यहाँ मातृभाषा डिफरेंट टाइप की है, लेकिन यहाँ पर जो मातृभाषा की बात हो रही है वो हिंदी भाषा की बात हो रही है। तो क्लियर है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा सार्जेंट प्लान, ठीक है। सार्जेंट प्लान लाया गया था दोस्तों 1944 में। पहला सवाल, सार्जेंट प्लान कब लाया गया था, 1944 में। अब आप देखो कि 1944 में ही हमारे साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में एक घटना घट रही है, और वो घटना है द्वितीय विश्व युद्ध का। 1939 से शुरू होता है और वो 45 तक चलता है। उसी बीच में अंग्रेज हमारे यहाँ एक शिक्षा का प्रस्ताव भी लाते हैं। ध्यान रखना कि अंग्रेज उधर लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इधर शिक्षा का प्रस्ताव भी ला रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 1929 में विश्व में मंदी आ जाता है, विश्व में मंदी आ जाता है और उसको अंग्रेज़ों को भी नुकसान सहना पड़ता है, तो भारत में भी मंदी आएगा। उसी के साथ साथ 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी चला रहे होते हैं। सेम आप हम यहाँ पर समझिए कि जब सार्जेंट प्लान आ रहा है तो ब्रिटिशर्स एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ शैक्षणिक व्यवस्था के लिए वो एक सार्जेंट प्लान ला रहे हैं।
और इसके मुख्य जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन सार्जेंट। ठीक है, इन्हीं के अध्यक्षता में इसका प्लान किया गया था और ये दरअसल एक शिक्षाविद थे। ठीक है, इसमें मुख्य प्रावधान क्या है वो बस ध्यान रखना, डेट को याद कर लो। और मुख्य प्रावधान ये था कि इन्होंने कहा था कि 10+2 का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि 10th के बाद बच्चे को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, 10+2 का जो सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। और इन्होंने कहा कि जूनियर प्लस सीनियर बेसिक स्कूल की स्थापना की जाए। ठीक है, तो आपसे सवाल आ सकता है कि सार्जेंट प्लान या किस प्लान में 10+2 को ख़त्म करने की बात की गई। तो सार्जेंट प्लान में जूनियर प्लस सीनियर बेसिक स्कूल की स्थापना करने की बात किसने की थी? तो सार्जेंट ने की थी, सर जॉन सार्जेंट ने की थी। क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, पहला चीज़ याद रखने योग्य इसमें क्या है कि राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 में आया था। ठीक है, अब देखो कि नवंबर 1948 में, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हो रहा है 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हमारा देश बट चुका है 14 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरता है। अब आप देखोगे कि ठीक आज़ादी के 14 महीने बाद, आज़ादी के 14-15 महीने बाद नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका काम रहता है कि भारत में अभी तक जितने भी शैक्षणिक कार्यकलाप किए गए हैं, क्रियाकलाप, उन सारे की जांच पड़ताल करें। आप क्या क्या कमियां हैं उन सारे को बताएं ताकि भारत सरकार उस पर अमल करे, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके निवारण के लिए कुछ कदम उठाए। ठीक, अब आओ, राधा कृष्णन दोस्तों वही हैं जो एक शिक्षाविद थे और जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, जो आगे चल के राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इनके मुख्य प्रस्ताव क्या थे? इन्होंने कहा कि प्री यूनिवर्सिटी 12 साल का कोर्स होना चाहिए। मतलब कि कोई भी बच्चा विश्वविद्यालय में जब पढ़ने जा रहा है उससे पहले मिनिमम उसको 12 साल का कोर्स, 12 साल की पढ़ाई उसके पास होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आप विश्वविद्यालय में जाते हो पढ़ने के लिए, कब? जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो उससे पहले आप 10+2 की पढ़ाई कंप्लीट किए रहते हो, तभी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो। तो सेम बातें राधा कृष्णन ने की थी अपने प्रस्ताव में। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कॉलेज में 180 दिन मिनिमम पढ़ाई होना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो 1 साल का एक बार आपको वार्षिक एग्ज़ाम देना होता है, एनुअल एग्ज़ाम। लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो प्रत्येक दिन आपके ऑनर्स की, प्रत्येक दिन आपके सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है। तो इन्होंने कहा कि मिनिमम 1 साल में 180 दिन पढ़ाई होना चाहिए कॉलेज में। 180 दिन का अर्थ है यहाँ पर 6 महीने से। क्लियर है? आगे इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का ऑफिसर बनने के लिए, स्पेशली भारत में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारत में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी संकाय में हो, किसी भी विषय में हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जैसे आप अभी यूपीएससी करते हो, बीपीएससी करते हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो तो आपको ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट होना अनिवार्य होता है, आपकी स्नातक क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ यहीं से ली गई थी। तो सवाल आपसे घुमा करके पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद भारत में पहला किस आयोग का गठन किया गया जिसकी जिम्मेवारी थी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के कमियों का निवारण करना, कमियों को सुनिश्चित करना, कमियों को प्रदर्शित करना? तो वो थे राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49। क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, इन्होंने, राधा कृष्णन ने ही एक सिफारिश की थी। वह सिफारिश क्या था? इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत डावाडोल है, तो विश्वविद्यालय को, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ को देखने के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो इन्होंने किसके सामने सिफारिश की? भारत सरकार के सामने। तो उस समय हमारे कौन है प्राइम मिनिस्टर? तो नेहरू हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सदस्यों ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नेहरू से यह बात कही, भारत सरकार से यह बात कही कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत डावाडोल है, उनके स्पेशल देखभाल करने के लिए भारत में एक आयोग होना चाहिए। और उस आयोग का नाम उन्होंने सुझाया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, तो आगे चल करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना होती है 1953 में। पहला सवाल, स्थापना कब हुई? 1953। दूसरा सवाल, किसके अनुशंसा पे,
किसके सिफारिश पे? तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पे। आगे आते हैं, कभी कभी आपसे इतना इजी सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और आगे बढ़ेंगे तो सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या काम है। तो उनका काम है दोस्तों, भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सारे विश्वविद्यालय की देखभाल करना, उनको साल भर में एक निश्चित एक मुश्त राशि प्रदान करना जो विश्वविद्यालय में काम हो सके उससे, ठीक है। जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उन सारे लोगों को पेमेंट करना, उनके सिलेबस पे, उनके करिकुलम पे, उन सारे चीज़ों पे फोकस करना यूजीसी का काम है। दूसरी बात, आप नेट करके जब पढ़ाने के लिए जाते हो, जब आप रिसर्च करने के लिए जाते हो, पीएचडी करने के लिए जाते हो, तो आपको जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है वह यहीं से ग्रांट के रूप में आपको दिया जाता है। क्लियर है? एक सवाल और आ सकता है कि भारत में कितने प्रकार के यूनिवर्सिटी हैं? तो 4 प्रकार के हैं। पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी, तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी और चौथा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी केंद्र सरकार को होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी जिन्होंने विश्वविद्यालय को बनाया है मुख्य तौर पे उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनके प्रशासनिक अधिकारी उनके क्रियान्वयन को करते हैं। उसके बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेदारी यूजीसी के पास होती है। तो ये 4 तरह के विश्वविद्यालय हैं, चारों विश्वविद्यालय डिग्री दे सकते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय डिग्री दे सकता है, यदि वो यूजीसी से एफिलिएटेड है तो उसका डिग्री मान्य है भारत में। क्लियर है? आगे आते हैं। अब एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, वो क्या कि राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? तो उसका नाम है दोस्तों, उस पोस्ट का नाम है कुलाधिपति, ठीक है, जिसको आप चांसलर बोलते हो अंग्रेजी में। तो चांसलर कौन होते हैं? हर एक स्टेट का राज्यपाल अपने राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों का हेड होता है, जिसको कुलाधिपति बोलते हो। 2 चीज़ों से बना है कुलाधिपति, ठीक है, विश्वविद्यालय का हेड कुलपति, सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का हेड राज्यपाल। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसका हेड राष्ट्रपति। क्लियर है? अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और हमारा अगला पॉइंट है कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है। अब कोठारी शिक्षा आयोग दोस्तों लाया गया था 1964 से 66 में, ठीक है। अब इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग को जब लाया गया था तो उससे पहले भारत की सरकार ने यूनेस्को से लोगों को मंगाया, और उस दौर के दुनिया के एक महानतम शिक्षाविद थे जिनका नाम था JF मैकडुगल। सवाल इससे कई बार पूछा जा चुका है। किनको बुलाया गया था? स्पेशली JF मैकडुगल को, और हमने ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस के स्कॉलर्स का मदद लिया था। उनको इनवाइट किया था कि भैया हम अपना एक शिक्षा प्रस्ताव बनाने जा रहे हैं, आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आप सिफारिश कीजिए कि हम अपने शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या शामिल करें जो आगे चल करके हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक हो। तो हम लोगों ने ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस से मदद ली थी। साथ में हमने उस समय यूनेस्को के सचिव सलाहकार थे जिनका नाम था JF मैकडुगल, उनको भी इनवाइट किया था। इसमें क्या क्या बातें की गई थी? इसमें बातें की गई थी दोस्तों मोरल एजुकेशन की, सोशल एजुकेशन की, वर्क एक्सपीरियंस की, यहाँ पर मैंने छूट गया, वर्क एक्सपीरियंस की, मैनुअल वर्क की बात की गई थी, ठीक है, जो गांधी जी बात करते थे अक्सर। तो कोठारी शिक्षा में इन्होंने कहा कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है अब उसमें नैतिकता पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। तो उन्होंने नैतिकता पर इसमें ध्यान दिया गया। साथ में कहा गया कि बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो उनको एक सामाजिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इसकी बात इसमें की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ की स्थापना की जाए, जो किसी एक पार्टिकुलर रिसर्च के फील्ड के लिए किया जाता है, जैसे अभी शिमला में है। तो एडवांस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात की कोठारी शिक्षा आयोग ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक। आगे उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनके वेतन में वृद्धि की जाए, विश्वविद्यालयों को फ्लेक्सिबल बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है, क्वांटिटी कुछ भी हो, क्वांटिटी बहुत कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको एजुकेशन क्वालिटी युक्त हो, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन शिक्षा दिया जाए। उसके साथ साथ इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पर भी फोकस किया, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस को प्रमोट किया जाए, ठीक है, यहाँ तक यदि क्लियर है, और मैनुअल वर्क को भी प्रमोट किया जाए, ठीक है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, हमारा सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखो कि 1968 में हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के समय में एक प्रस्ताव लाया गया 1968 में, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। आपसे सवाल आ सकता है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी, तो 1968 में लाई गई थी। क्लियर है। दूसरा सवाल, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो मिसेज इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान था, मुख्य प्रावधान दो थे। पहला, 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन स्टेट देगी, ठीक है। किसी भी जाति का, किसी भी तबके का, किसी भी धर्म का बच्चा हो, यदि वो 14 साल तक है तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे। क्लियर है। आगे उन्होंने 3 भाषाई फार्मूला पे ध्यान दिया। 3 भाषा कौन, एक तो आपका नेशनल लैंग्वेज, दूसरा स्टेट का लैंग्वेज, तीसरा आपका लोकल लैंग्वेज जहाँ से आप निकल करके आते हैं, जहाँ आपका क्षेत्र है वहाँ का भाषा। तो इन्होंने 3 भाषाई फार्मूले पे ध्यान देने की बात की। आपसे सवाल आ सकता है कि 3 भाषाई फार्मूले की बात पहली बार किसने की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में की गई थी। क्लियर है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसका है, इसमें इन्होंने कहा कि जीडीपी का, भारत के कुल नेशनल इनकम का, ठीक है, पूरा भारत का आदमी मिलकर के जितना कमाता है उस सारे इनकम का 6% हिस्सा शिक्षा पे खर्च की जाए। ठीक, फिर से सुनिएगा, भारत के नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का 6% हिस्सा शिक्षा पे खर्च की जाए। इसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में की गई थी। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, और हमारा आज का लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट है। 1986 में एक शिक्षा नीति लाया गया था जिसको बोला गया था नवीन शिक्षा नीति। नवीन शिक्षा नीति 1986। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि अब तक जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक मूल्य हैं कि आप एक इंडियन हैं तो आपको सेकुलर होना चाहिए, आपको अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए, आप तिरंगा को देखते हो तो उसके प्रति सम्मान प्रकट होना चाहिए, भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। तो ये जितनी भी तमाम चीज़ें थी, उन सारे चीज़ों को इसमें 1986 वाले नवीन शिक्षा नीति में डाला गया। तो ध्यान रखना कि 1968 का शिक्षा नीति है उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं, 1986 का शिक्षा नीति है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, नई शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति आप कई किताबों में देख सकते हैं। क्लियर है। आगे आते हैं। अब जो है दोस्तों लास्ट का जो आया है, जब मैं एजुकेशनल डेवलपमेंट पे, भारत के शैक्षणिक विकास पे मैं 7 एपिसोड में मैं आपसे बात किया था। यदि आप उन लेक्चर को देखे होंगे तब तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप जाकर देख लीजिएगा। ये अभी चूँकि समय नहीं, इसलिए मैंने एक वीडियो में पूरे सारे चीज़ों को कंक्लूड किया आपके लिए। आपके पास समय होगा तो जब एग्ज़ाम आप दे लोगे उसके बाद उन सारे एपिसोड को बारी बारी से करके देख लेना, डिटेल में लिख कर नोट्स बना लेना। उसमें हमने आपसे बात नहीं किया था 2020 के शिक्षा नीति पे। अब बात करूँगा मैं इस पे अगले वीडियो में। अभी इतना जान लीजिए कि 2020 के शिक्षा नीति में 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4 वाले पॉलिसी पे ये एक तरीके का पैटर्न है। जैसे 10+2 एक पैटर्न था, वैसी तरीके से ये है, इस पे ध्यान दिया गया है। ठीक है। इसमें शुरुआत का जो 5 साल है उसमें आपका 3 साल जाएगा आंगनबाड़ी जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे आप अभी भी पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो तो 2 से 3 साल आप ऐसे पढ़ाई करते हो, तो वैसे ही जाएगा आंगनबाड़ी में 3 साल। उसके बाद यहाँ से शुरू होगा 1-2, ठीक है, तो 2 साल इसमें जाएगा, यानी यहाँ पे बच्चा सेकेंड क्लास में चला जाएगा, क्लास 2 में चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर इसमें 3 जुड़ेगा तो यहाँ पर वो क्लास 5 में चला जाएगा, फिर यहाँ पे जुड़ेगा तो क्लास 8 में चला जाएगा, और क्लास 8 से लेकर के 12 फिर 4 में जुड़ेगा तो 12 में चला जाएगा। तो जो सिस्टम पहले 10+2 चल रहा था कि एक साथ 10 साल पढ़े, फिर एक बार एग्ज़ाम दीजिए, मैट्रिक का डिग्री लिए, क्लियर हो गया काम आप। उसके बाद 2 साल फिर पढ़े, फिर 10+2 कर लिए, इंटरमीडिएट का डिग्री ले लिए, ऐसा था हमारे यहाँ। अब इन्होंने क्या किया, नई शिक्षा नीति 2020 में, कि अब आपको शुरुआती के 5 साल में 3 साल आपको आंगनबाड़ी जैसे स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 2 साल आपको वहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ना है। ठीक, उसके बाद जब यहाँ 2 से निकलेंगे तो उसके बाद 3 साल की आपकी पढ़ाई होगी, तब जा कर के आपको 5वां का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब यहाँ पर जा कर के क्लास 5 पास करेंगे। ठीक,
उसके बाद फिर आपका 3 साल का पढ़ाई होगा, ठीक, 3 साल तक लगातार चलेगा, क्लास 8 तक। फिर क्लास 8 में एग्ज़ाम देंगे तो क्लास 8 का प्रमाण पत्र पाएंगे, उसका सर्टिफिकेट पाएंगे। तो यहाँ पर आकर के आप 8 में चले जाओगे। फिर 8 में आने के बाद फिर आपको 4 साल फिर लगातार पढ़ाई होगा, तब जा कर के आप 10+2 करोगे, यानी मतलब 12th करोगे, ठीक है। तो 10+2 का पैटर्न जो है यहाँ पर अबॉलिश हो गया है, एक नया पैटर्न आया है 2020 से। अब आपके अगले जो जनरेशन है या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो सब इसी पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं, 5+3+3+4। हम लोग 10+2 वाले से पढ़े थे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज का यह वीडियो आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक बार आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप कहीं से भी सवाल ढूंढ करके इस चैप्टर से रिलेटेड आप बनाइए। मेरी गारंटी है कि 80 से 90% आप सवाल को सोल्व कर लेंगे। 100% की गारंटी मैं नहीं देता हूँ और न मैं कभी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों यदि वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या फिर यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं और नेट जेआरएफ का कर रहे हैं, तो उनके लिए तो अति आवश्यक है। तो स्पेशली जो वैसे बच्चे जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए चैनल बहुत ही बेहतरीन चैनल है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीएस पेपर के लिए, हिस्ट्री के लिए, पेपर 1 के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखिएगा और आप मेहनत करके तैयारी करें। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपका इसी बार जेआरएफ हो और आप जल्दी से जल्दी पीएचडी में इनरोल हो जाएं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी, बाय बाय, टेक केयर।